नमस्कार, शुभ संध्या। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संस्कृत में पढ़ाई करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो ये एक संस्कृत पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। और ये छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं और साथ में महाविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए अभी देखते हैं किन किन बच्चों की स्कॉलरशिप मिलने वाली है और इसका क्या गाइडलाइन है। सरकार जब भी संस्कृत के लिए कुछ पैसा खर्च करने की सोचते हैं तो हर वक्त वो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली के माध्यम से ही पैसा भेजते हैं। तो इसी तरह इस साल भी 2020 और 21 में सरकार ने संस्कृत में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देने की सोच रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दिए थे, जिसके तहत इस साल की दिसंबर महीने की 20 तारीख को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया था, जिसमें छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो कैसे अप्लाई करते हैं और इसका क्या गाइडलाइन है, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। आप पहले गूगल में संस्कृत nic.in सर्च जब करेंगे, उसी समय पहले ऑप्शन में ही आता है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इसके ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद आता है उसका नोटिफिकेशन साइट। यह है उसका नोटिफिकेशन साइट। तो नोटिफिकेशन में पहले नोटिफिकेशन में ही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक ईयर 2021। तो कोरोना के चलते इस साल थोड़ा लेट में आया है, पर पूरे 2020 और 21 साल के सभी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो गाइडलाइन जानने के लिए, तो इसका देख लीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है गाइडलाइन हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है गाइडलाइन। तो देखते हैं इसका गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। हिंदी के ऊपर तो जब हम क्लिक करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड होकर इसी तरह कुछ आता है। तो ये पहले से डाउनलोड हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। छात्रवृत्ति 2020 और 21 में पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिया जाएगा जो बच्चे संस्कृत पाठशाला अर्थात विद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय या फिर कहीं पर भी किसी भी स्टेट के स्कूल में हो या कॉलेज में हो या फिर यूनिवर्सिटी में, ऑप्शनल के रूप में हो या फिर आधुनिक के रूप में हो या फिर ट्रेडिशनल के रूप में हो, अगर संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं तो चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। तो विस्तृत रूप में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किसी भी स्टेट का संस्कृत विद्यालय, परंपरागत धारा में मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला या फिर संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, यहीं पर अगर छात्र 9वीं 10वीं 11वीं और शास्त्री +2 उसके साथ MA शास्त्री या फिर BA, आचार्य या फिर MA या फिर PhD या फिर विद्यावारिधि कर रहा है, तो उन्हें 2020 और 21 के तहत वो बच्चे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर निर्देशनामा जारी किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, छात्रवृत्ति आवेदन हेतु केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही यहाँ पर बच्चे अपना फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले बच्चों को ऑफलाइन भरना पड़ रहा था, पर कुछ साल से अभी बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन भरने के लिए ही कहा जाता है। तो उसके साथ यही भी कहा गया है कि जो भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई करेगा, उस संस्था पहले से ही संस्थान के साइट पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इस सूचना को थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं। स्टेप 1 में यही कहा गया है कि जो शैक्षिक संस्था है, मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पहले 20/12 अर्थात दिसंबर महीने की 20 तारीख से आखिर दिन है 28 तारीख मार्च महीने की, अर्थात 2021 के मार्च महीने की 28 तारीख तक उन लोगों को पहले, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। स्टेप 2 में जो भी रजिस्ट्रेशन होने वाले स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कोई भी बच्चा जो कि 9वीं 10वीं या फिर 11th 12th आचार्य, MA या फिर BA
और शास्त्री पीएचडी पढ़ाई कर रहा है, वो भी दिसंबर महीने की 20 तारीख से शुरू करके 2021 साल के मार्च महीने की आखिर तारीख अर्थात 31 तक फॉर्म भर सकता है। तो छात्रवृत्ति की सूची या फिर कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। छात्रवृत्तियों को संख्या प्रतिवर्ष जितने भी सरकार अनुदान देते हैं उसके हिसाब से ही तय किया जाता है कि इस साल कितने बच्चों को दिया जाएगा। कि हाँ, पिछले साल लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दिए थे, क्योंकि उसी के हिसाब से सरकार ने पैसा भेजे थे। अगर इस साल अगर उससे थोड़ा कम भेजते हैं तो उसके हिसाब से कम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर उससे थोड़ा ज्यादा भेजते हैं तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये स्कॉलरशिप देने की चिंता या फिर सोच सरकार की अनुदान के हिसाब से ही किया जाता है। तो जिन बच्चों का स्कॉलरशिप किनको मिलेगा, वो बच्चा अगर संस्कृत में पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ पिछले साल अगर उसका एक संस्कृत में सब्जेक्ट था तो उसी बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलेगा, दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या कहा गया है। पहले देखते हैं कि इसमें विद्यालयों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम है। तो पहले कौन से कि पहले कक्षा 9वीं के बच्चे हैं या फिर पूर्व मध्यमा हम बोल सकते हैं, पूर्व मध्यमा या फिर 9वीं के छात्रों के लिए क्या नियम है उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से अभी जानते हैं। जो भी 9th क्लास का बच्चा यहाँ पर अप्लाई करेगा उसका क्लास 8th में एक विषय होना चाहिए संस्कृत। और साथ में क्या कहा गया है, कम से कम उसका पिछले साल संस्कृत में 60% रहना अनिवार्य है। और साथ में टोटल में मतलब होता है कि जो सारे सब्जेक्ट है उन सभी विषयों में भी 60% आना बहुत ही जरूरी है। और उसका इसी साल भी अर्थात 9th क्लास में भी अगर कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो उसका 9th क्लास में भी एक सब्जेक्ट संस्कृत रहना अनिवार्य है। और साथ में वो विषय कम से कम 100 अर्थात 100 मार्क की होना अनिवार्य है। अगर इसी तरह किसी का होता है तो वो बच्चा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसी तरह हर किसी बच्चों को या फिर जो भी क्राइटेरिया में आता है उस बच्चों को महीने की 500 रुपये के हिसाब से पूरे 10 महीने के लिए 5000 रुपया सरकार देंगे। ये था क्लास 9 के बच्चों के लिए, जो कि विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए था। उसी तरह और क्लास 10th में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उसके समकक्ष जो भी छात्र हैं, इनके लिए क्या नियम है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो बच्चा क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी 9th क्लास में एक सब्जेक्ट होना संस्कृत में अनिवार्य है। और साथ में उस सब्जेक्ट में कम से कम 60% और टोटल में भी 60% आना बहुत जरूरी है। और क्लास 10th में भी एक सब्जेक्ट संस्कृत होना अनिवार्य है। और साथ में वो संस्कृत पेपर भी 100 मार्क का होना अनिवार्य है। तो फिर उसे भी महीने में 500 रुपया के हिसाब से पूरे साल के लिए 5000 रुपया, यहाँ पर साल का मतलब यही कहा गया है कि 10 महीने के लिए एक शैक्षिक सत्र को 10 महीना माना जाता है। तो इसी के हिसाब से अगर क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए कितना रुपया, महीने में 500 रुपये के हिसाब से पूरे साल में 5000 रुपया सरकार देते हैं। तो ये था क्लास 9th और 10th के लिए। आगे देखते हैं +2 अर्थात 11वीं और 12वीं के पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए क्या नियम है। इनके लिए भी वही नियम है, समान नियम है। कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसका क्लास 10th में संस्कृत एक सब्जेक्ट होगा और साथ में उसका भी मार्क 60% से ज्यादा होगा और टोटल में भी 60% होना अनिवार्य है। और +2 में भी उसका एक सब्जेक्ट रहना अर्थात 11वीं में भी उसका एक सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है, जिसका कम से कम न्यूनतम अंक 100 होना बेहद ही जरूरी है। अगर उस विषय अगर 100 अंक का नहीं है तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। तो +2 में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए कितना पैसा दिया जाएगा यहाँ पर, उसके बारे में भी अभी थोड़ा देख लेते हैं। कि यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भी बच्चा 11वीं में पढ़ाई कर रहा है उसको महीने में 600 रुपये के हिसाब से पूरे 10 महीने के लिए 6000 रुपया पूरे 10 महीने के लिए सरकार देंगे। कितना रुपया? 6000 रुपया। तो उसके लिए उसका क्या क्या होना अनिवार्य है कि क्लास 10th में एक सब्जेक्ट होना संस्कृत अनिवार्य है और 11वीं में भी एक सब्जेक्ट होना संस्कृत अनिवार्य है और साथ में वो सब्जेक्ट कम से कम 100 अंकों का होना अनिवार्य है। अभी देखते हैं क्लास 12th अर्थात +2 सेकेंड ईयर में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम है। कोई भी बच्चा
और उसे प्राक शास्त्री भी बोला जाता है। और कोई भी बच्चा 12th में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उसका 11वीं में एक सब्जेक्ट संस्कृत या फिर उसके समकक्षीय जो भी बच्चा संस्कृत, पाली, प्राकृत में होना अनिवार्य है और उस विषय में उसका कम से कम 60% और टोटल में भी 60% आना अनिवार्य है। और वर्तमान के कक्षा में भी कम से कम 100 मार्क का एक संस्कृत में सब्जेक्ट रहना भी अनिवार्य है। अगर किसी बच्चे का इसी तरह कुछ सब्जेक्ट होता है तो उसको महीने में 600 रुपये के हिसाब से पूरे साल के लिए, जो भी बच्चा उसका उसी तरह इस नियम के तहत जिसका भी संस्कृत में एक विषय होता है उसको महीने में 600 रुपये के हिसाब से पूरे 10 महीने के लिए सरकार 6000 रुपया पूरे साल के लिए देंगे। तो क्या क्या कहा गया है, जो भी छात्र 12वीं और 11वीं में संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं उनको महीने में 600 रुपये के हिसाब से पूरे साल में 6000 रुपया मिलेगा। और उसी के लिए 11वीं के बच्चों के लिए क्लास 10th में एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है और 12वीं के बच्चों के लिए 11वीं में एक सब्जेक्ट संस्कृत में होना अनिवार्य है। साथ में दोनों जगह पर बच्चों का 11वीं और 12वीं में वो बच्चा संस्कृत में पढ़ाई करना अनिवार्य है। आगे देखते हैं अभी शास्त्री और जिसे हम बोलते हैं बीए, उसी तरह में उसी क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या क्या नियम कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो भी बच्चा माध्यमिक अर्थात इंटरमीडिएट या फिर बीए या फिर शास्त्री हम बोल सकते हैं, शास्त्री या फिर बीए में जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका माध्यमिक शिक्षा अर्थात क्लास 12th में उसका कम से कम संस्कृत में या फिर उसी के समकक्ष पाली, प्राकृत किसी भी विषय में 60% का एक उस बच्चे का कम से कम 60% होना अनिवार्य है टोटल में, और साथ में संस्कृत में भी 60% आना अनिवार्य है। और बीए या फिर शास्त्री में कम से कम उसका एक सब्जेक्ट संस्कृत में होना चाहिए जो कि कम से कम 100 अंकों का होना भी अनिवार्य है। तो इसके तहत या फिर इसके हिसाब से उसे महीने में कितना रुपया मिलेगा, महीने में 800 रुपया के हिसाब से पूरे साल के लिए 8000 रुपया मिलेगा। जो भी बच्चा इसमें अप्लाई करता है तो उसका कम से कम क्लास 12वीं में अर्थात 12th क्लास में कम से कम संस्कृत का एक 100 सब्जेक्ट का एक विषय रहना चाहिए और बीए में भी उसका एक सब्जेक्ट या फिर ऑनर्स में, ऑनर्स का छात्र भी इसमें अप्लाई कर सकता है, उसका भी एक सब्जेक्ट कम से कम 100 मार्क का होना जरूरी है। अभी ये तो था शास्त्री या फिर बीए फर्स्ट ईयर बच्चों का। बीए सेकेंड ईयर बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया और इनके लिए क्या नियम है उसको भी थोड़ा देखते हैं। बीए की द्वितीय वर्ष में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम कहा गया है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, पर उसके लिए उसका बीए फर्स्ट ईयर या फिर शास्त्री में एक विषय होना बहुत ही जरूरी है संस्कृत में, और वो भी कम से कम कितने मार्क का, 100 अंकों का, और उसका उस सब्जेक्ट में संस्कृत में 60% से ज्यादा और टोटल में भी 60% होना अनिवार्य है। और बीए सेकेंड ईयर या फिर शास्त्री सेकेंड ईयर में भी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वो भी संस्कृत का कम से कम 100 मार्क का। इसके हिसाब से उसे महीने के 800 रुपया, फिर से एक बार बोल देता हूं, उसको महीने में 800 रुपया के हिसाब से पूरे 10 महीने के लिए 8000 रुपया मिलेगा। ये था बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बच्चों के लिए। फिर से दोहरा देता हूं कि बीए का कोई भी छात्र अप्लाई कर सकता है। अगर फर्स्ट ईयर का है तो उसका 12वीं अर्थात +2 का मार्क मान्य होगा। अगर कोई छात्र बीए सेकेंड ईयर का है तो उसका बीए फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट मान्य होगा संस्कृत का। उसके लिए उसका संस्कृत में कम से कम 100 अंक रहना चाहिए और उसी साल भी उसका पेपर एक 100 मार्क का होना चाहिए, और कम से कम उस बच्चा 60% से ज्यादा अंक लाना बेहद ही जरूरी है। अभी देखते हैं शास्त्री थर्ड ईयर या फिर बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम है। इनके लिए भी वही नियम कहा गया है कि कोई भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, पर उनके लिए भी वही नियम है कि उसका एक विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष या फिर बीए द्वितीय वर्ष में एक विषय 100 मार्क का कम से कम संस्कृत का रहना अनिवार्य है, और साथ में उस बच्चे का इस साल भी 100 मार्क का एक विषय संस्कृत में रहना अनिवार्य है। इसके हिसाब से उसे महीने में 800 रुपया के हिसाब से पूरे साल के लिए 8000 रुपया मिलेगा। तो लगभग शास्त्री और बीए वालों के लिए एक ही नियम है कि तीनों सालों के लिए आपका संस्कृत में 100 अंक का सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है, और साथ में टोटल में भी आपका 60% और संस्कृत में भी 60% रहना अनिवार्य है। अभी देखते हैं एमए और साथ में पीएचडी में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम है। तो
जो भी बच्चा एमए का संस्कृत में अप्लाई करेगा उसके लिए यही नियम कहा गया है। उसका स्नातक अर्थात +3 या फिर बीए या फिर शास्त्री में कम से कम एक विषय संस्कृत में रहना अनिवार्य है। और साथ में जो भी बच्चा संस्कृत में एमए कर रहा है उसका उसमें संस्कृत में 100 से ज़्यादा नंबर का अंक रहना अनिवार्य है। और साथ में उस बच्चा शास्त्री में या फिर बीए में 60% और टोटल में भी 60% रहना अनिवार्य है। तभी जाकर इस बच्चों को संस्कृत में स्कॉलरशिप मिलेगा। तो एमए में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए महीने में 1000 रुपया और पूरे 10 महीने के लिए पूरे 10,000 रुपया सरकार देने के सोच रहे हैं। तो एमए वालों के लिए क्या नियम है कि संस्कृत में बीए में कम से कम 100 मार्क का अर्थात फाइनल ईयर में कम से कम 100 मार्क का एक सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा शास्त्री फर्स्ट ईयर में संस्कृत में एक सब्जेक्ट था तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। शास्त्री या फिर एमए की फाइनल ईयर में रहना अनिवार्य है, तभी जाकर वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या नियम है कि सेकेंड ईयर वालों के लिए यही नियम है कि उनका भी आचार्य या फिर एमए प्रथम वर्ष में कम से कम एक सब्जेक्ट संस्कृत में रहना अनिवार्य है और साथ में उस विषय में उसका 60% से ज्यादा नंबर लाना भी अनिवार्य है, तभी जाकर उसे स्कॉलरशिप मिलेगा। और कितने रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पर एमए सेकेंड ईयर बच्चों के लिए, उनके लिए भी वही नियम है। महीने के लगभग 1000 रुपया मिलता है और पूरे 10 महीने के लिए 10,000 रुपया मिलेगा। तो कुल मिलाकर एमए में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए पूरे 2 साल के लिए सरकार 20,000 रुपया देते हैं। उसके बाद देखते हैं पीएचडी में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए क्या नियम कहा गया है। पीएचडी वालों के लिए नियम थोड़ा डिफरेंट है। उन्हें यही कहा गया है कि एमए में एक सब्जेक्ट उनका संस्कृत में रहना अनिवार्य है और 60 में कम से कम उस सब्जेक्ट में 60% से उत्तीर्ण होना भी चाहिए। और विज्ञापन से पहले अर्थात जो भी बच्चा पीएचडी कर रहा है वो विज्ञापन निकलने से पहले उसका क्या पीएचडी के लिए पंजीकृत होना भी अनिवार्य है। दूसरी चीज यही है कि जो भी बच्चा पीएचडी के अप्लाई कर रहा है उसके लिए उसे पीएचडी का जो नंबर है वो नंबर पहले से ही नोटिफिकेशन निकलने से पहले से ही उसे उसको क्या पंजीकरण होना चाहिए, नहीं तो उसे नहीं मिलेगा। तो पीएचडी पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। एक बच्चों को एक महीने में लगभग 2500 रुपया मिलता है, वो भी पूरा 12 महीना के लिए। दूसरे बच्चों को 10 महीना मिलता है, पर पीएचडी में पढ़ाई करने वाले बच्चों को 12 महीना दिया जाता है और साथ में 5,000 रुपया पूरे साल में एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। तो पूरे साल में टोटल कुल मिलाकर 35,000 रुपया एक पीएचडी पढ़ाई करने वाले बच्चों को मिलता है। तो एमए में पढ़ाई करने वाले बच्चों को महीने में साल में 10,000 रुपया और पीएचडी में पढ़ाई करने वाले बच्चों को साल में 35,000 रुपया मिलता है। और अभी आगे देखते हैं कुछ आर्थिक रूप से जो भी बच्चा पिछड़े हुआ है उनके लिए क्या नियम है, उसके ऊपर भी थोड़ा आलोकपात करते हैं। तो क्या कहा गया है कि जो भी बच्चा एसटी, एससी और ओबीसी की कैटेगरी के आता है, अगर कोई बच्चा किस में आता है एससी, एसटी, ओबीसी, तो पहले बताया गया ओबीसी कैटेगरी में जो भी बच्चा है उसको कम से कम 55% लाना चाहिए। पहले यही कहा गया था कि संस्कृत में 60%, साथ में दूसरे सब्जेक्ट में भी 60% होना अनिवार्य है। पर आगे यही कहा गया है कि जो अगर कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी का है तो उसे 55%, एससी, एसटी या फिर दिव्यांग कैटेगरी का है तो उसके लिए 50% का छूट दिया गया है। और एक मुख्य सूचना यही भी है कि अगर कोई बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अगर कोई अगर क्या संस्कृत लिया है, मतलब मॉडर्न डिपार्टमेंट में अगर कोई बच्चा संस्कृत में पढ़ाई कर रहा है तो उसका सिर्फ संस्कृत का ही सब्जेक्ट का ही अंक को ही लिया जाएगा। कोई बच्चा अगर मॉडर्न में एक सब्जेक्ट में पढ़ाई किया है, चाहे वो 11th 12th है या फिर बीए या फिर एमए में, तो उसका सिर्फ संस्कृत का ही मार्क को ही मान्य दिया जाएगा। पर दूसरे जो भी ट्रेडिशनल के जैसे कि शास्त्री, प्राक शास्त्री के बच्चों के लिए या फिर आचार्य के बच्चों के लिए उनका सिर्फ उनका पूरा संस्कृत का ऑल ओवर संस्कृत का सारे सब्जेक्ट को मान्य दिया जाएगा। और अगर कोई बच्चा अगर जाति अनुसूची अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको उसका सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है। और साथ में जनरल कैटेगरी के जो भी बच्चे आते हैं ईडब्ल्यूएस के हिसाब से उनको कुछ भी आर्थिक रूप से मतलब परसेंटेज में कुछ भी छूट नहीं दिया गया है, उनके लिए वही 60% का मार्क को ही मान्य दिया गया है।
यहाँ पर चयन की रीति के बारे में अर्थात किस तरह चयन किया जाए तो उसी के बारे में बोला गया है। हर साल सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलरशिप की कमेटी है, जिस तरह चयन करती है उसी के हिसाब से ही बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप दिया जाता है। और वो कमेटी जिस हिसाब से करती है, उन्हीं बच्चों को या फिर जिन बच्चों को वो लोग सिलेक्ट करते हैं उन्हीं बच्चों को ही स्कॉलरशिप हर साल दिया जाता है। और तो पहले देखा जाता है कि किन बच्चों का पाली प्राकृत विषय में आधार पर मेरिट तैयार किया जाता है और उसके बाद ऑनर्स या फिर परंपरागत के जो भी छात्र हैं उनके कुल मार्क को मिलाया जाता है। पहले संस्कृत का मार्क को देखा जाता है और उसके बाद टोटल मार्क को देखकर ही चयन किया जाता है। और जो भी छात्र चयनित होते हैं उनका लिस्ट उन्हीं के उस संस्था के जो भी प्रिंसिपल या फिर जो भी हेडमास्टर या फिर यूनिवर्सिटी के अगर है तो वीसी है उनके पास भी भेज दिया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ शर्तें भी कहा गया है कि जो कि सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी के लिए 60% और SC/ST के लिए ओबीसी के लिए 55 और SC/ST दिव्यांगों के लिए 50% की छूट दिया गया है। और छात्रों का अगर कोई छात्र अप्लाई कर रहे हैं तो उसका उसी साल में भी कम से कम 100 मार्क का एक सब्जेक्ट रहना अनिवार्य है। साथ में पिछले साल भी एक सब्जेक्ट संस्कृत में होना अनिवार्य है। अगर इस तरह वो नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर क्लास 10th में अच्छा नंबर लाया था पर क्लास 11 में अगर वो संस्कृत उसका एक सब्जेक्ट नहीं है तो उस छात्र को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो कब से कब तक ये स्कॉलरशिप मिलेगा इसके बारे में भी यहाँ पर 3 नंबर में कहा गया है कि हर साल सरकार क्या करता है, जुलाई से आगामी महीने अगले साल के 30 अप्रैल तक 10 महीने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे कि अगर इस साल 2020 में जुलाई महीने की 30 तारीख से लेकर अप्रैल महीने की 30 तारीख तक 2021 के अप्रैल तक स्कॉलरशिप बच्चों को देंगे। जबकि इस साल थोड़ा लेट में आया है, फिर भी ये स्कॉलरशिप 10 महीने के लिए होती है, इसीलिए 10 महीने के लिए बच्चों को जरूर स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसके आगे लिखा गया पीएचडी वालों के लिए, अगर बच्चों एक पीएचडी पढ़ाई करने वाले अगर कोई बच्चा है तो उसको बार बार अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। अगर दूसरे साल के लिए उसे उसका जो भी गाइड है तो उससे उसको एक संतोषजनक पत्र लाना पड़ेगा। योजना के अनुसार अन्य अस्थायी चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अस्थायी छात्रों की सूची, तो 5वें पॉइंट में यही कहा गया है जिन छात्रों की लिस्ट तैयार किया जाएगा उस विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय की जो भी प्राचार्य या फिर प्रिंसिपल या फिर वीसी है उनके पास भेज दिया जाएगा। स्कॉलरशिप में किन लोगों की हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है, अगर कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय है, ये 6 नंबर का पॉइंट है, ये भी बहुत ही जरूरी है। अगर कोई मान्यता प्राप्त जैसे कि कोई प्राइवेट स्कूल है, जैसे कि शिशु मंदिर का नाम हम ले सकते हैं, DAV डिपोल्ट और दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसी तरह कोई भी स्कूल है तो उसी के लिए राजकीय शिक्षा अधिकारी, स्टेट लेवल का जो भी शिक्षा अधिकारी है उसका सिग्नेचर, या फिर DO जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनका सिग्नेचर, या फिर BO ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, इनके हस्ताक्षर रहना अनिवार्य है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसके लिए उसका प्रिंसिपल, अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है तो उसके लिए भी उसका प्रिंसिपल का हस्ताक्षर जरूरी है। राजकीय महाविद्यालय, अगर कोई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसके लिए उसका प्राचार्य का, अगर कोई क्या है कि किसी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंडर आता है तो उसे विश्वविद्यालय की कुल सचिव के हस्ताक्षर चाहिए। और साथ में अगर कोई राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के है तो उसी का प्रिंसिपल का हस्ताक्षर बहुत ही यहाँ पर जरूरी है। और साथ में यही कहा गया है कि लिखे गए इन जो नाम कुछ लिखा गया है इन कमेटियों का, इस संस्थाओं का और इस संस्थाओं के लिए हस्ताक्षर इन लोगों के अलावा किसी और का सिग्नेचर यहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा। आगे 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि इन अधिकारियों के अलावा किसी और का यहाँ पर हस्ताक्षर मान्य नहीं है। छात्रवृत्ति है तो आवेदन केवल ऑनलाइन से माध्यम से लिया जाता है, ऑफलाइन के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। और आगे दिया गया है कि 9 नंबर, ये भी बच्चों के लिए बहुत ही अहमियत है। जो भी बच्चा उसका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसका बैंक का जो नंबर है उस बैंक का नंबर क्या होना चाहिए, KYC से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी बच्चा अप्लाई करता है उसका बैंक में KYC फॉर्म होना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। और साथ में आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। और साथ में वो बैंक इंडियन होना चाहिए, जो कि SBI जैसा, SBI ले सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ले सकते हैं, इसी तरह जितने भी सारे इंडियन बैंक है, कोई भी भारत का बैंक में उसका एक खाता होना अनिवार्य है।
और उसका जो भी पैसा होता है उसे सीधा बैंक में ही ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी बच्चा 12th तक पढ़ाई करता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ तक पढ़ाई करने वाले बच्चों का खाता उनके किसी पिता माता या फिर गार्डियंस के नाम पर हो सकता है, पेरेंट्स के नाम पर हो सकता है। पर उससे ज्यादा अगर कोई बच्चा शास्त्री या फिर बीए एमए पीएचडी में पढ़ाई करता है तो उसका खाता अपने नाम पर ही होना चाहिए, नहीं तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। छात्रवृत्ति की राशि अपने माध्यम से मतलब ई संस्था मतलब ई ऑनलाइन से माध्यम से ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 12वें नंबर को देखते हैं। अगर कोई छात्र यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर कोई छात्र किसी दूसरे संस्था से अगर पैसा ले रहा है, सरकार की किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी एनजीओ से या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत किसी दूसरे स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसे वो छात्र यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर इसी तरह कोई छात्र करता है और बाद में उसे पता चलता है तो उसका स्कॉलरशिप को काट दिया जाएगा, उसे नहीं मिलेगा। 13वें नंबर पर देखते हैं। जो भी छात्र अप्लाई करता है वो छात्र पिछले साल में एक विषय संस्कृत होना अनिवार्य है और साथ में इस साल भी उसका एक संस्कृत में विषय होना अनिवार्य है। उसने दूसरे किसी माध्यम से भी वो पैसा नहीं ले सकता है। अगर किसी दूसरे जगह का वो कार्यरत भी नहीं हो सकता है। अगर इन तीनों के इस 2 और 2 और 3 के अंतर्गत वो काम कर रहा है या फिर किसी दूसरे जगह से ले रहा है तो उसे उसके बारे में वो जहां पर भी काम करता है या किसी दूसरे जगह से अगर ले रहा है तो उसको इस विषय में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को बताना पड़ेगा। 14वें नंबर को देखते हैं। अगर कोई छात्र एमए का है और बीए के बाद अगर उसने बीएड किया है तो उसे उसका बीए का ही मार्क को ही मान्यता मिलेगा, वो बीएड के हिसाब से अप्लाई नहीं कर सकता है। और उसी तरह अगर कोई छात्र पीएचडी का है तो उसका एमए के बाद अगर वो बीए के बाद वो क्या किया कि बीएड किया और बीएड के बाद एमए किया और बाद में पीएचडी करते हैं तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अगर एमए के बाद बीएड करता है और उसके बाद पीएचडी के लिए आता है तो उसका एमए का ही मार्क को ही मान्यता मिलेगा। और साथ में यही कहा गया है कि एमए खत्म होने के बाद कम से कम 2 साल का गैप होना जरूरी है। अगर 2 से ज्यादा साल हो जाता है उसका अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं है। मतलब एमए के बाद अगर बीएड करता है तो वहां पर सत्र खत्म नहीं होता है। बीएड के बाद अगर फिर भी वो 2 साल की गैप रह जाता है तो वो छात्र अप्लाई नहीं कर सकता है। आखिर के कुछ नियम है। छात्रवृत्ति की प्राप्ति हेतु 1 वर्ष अथवा 2 सत्रार्थ में संस्कृत एक विषय होना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करता है तो उसका 1 या 2 साल कम से कम संस्कृत में एक विषय रहना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि 16 नंबर में अगर कोई छात्र क्या करता है मॉडर्न विषय में, अर्थात कुछ बच्चों का कंपलसरी संस्कृत होता है 12th 11th में और बीए और या फिर शास्त्री में कुछ बच्चे मॉडर्न के हिसाब से अर्थात ऑप्शनल के हिसाब से भी कुछ बच्चे संस्कृत को लेते हैं तो ऐच्छिक विषय के रूप में उन बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर पहले कंपलसरी में जिन बच्चों का संस्कृत है उनको दिया जाएगा और बाद में इन बच्चों के लिए सोचा जाएगा। और आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जाएगा, किसी दूसरे माध्यम से भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा अपना ट्रांसफर करता है तो उसके हिसाब से भी उसे बताना पड़ेगा। 17 नंबर है। तो बाद में है कि अगर किसी स्टेट में अगर संस्कृत को फर्स्ट लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से बताया गया है तो उन बच्चे वहां पर अर्थात इस फॉर्म में फर्स्ट लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज या फिर थर्ड लैंग्वेज के रूप में दर्शा सकते हैं। ये बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट डालने के लिए और जहां पर संस्कृत को पहले लैंग्वेज दिया गया है तो वहां पर हम फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत लिखेंगे। अगर सेकंड लैंग्वेज है तो वहां पर हम सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लिखेंगे। अगर कहीं पर अगर थर्ड लैंग्वेज है तो वहां पर थर्ड लैंग्वेज संस्कृत को हम लिखेंगे, तभी जाकर उस फॉर्म को मान्य माना जाएगा। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की अवधि दौरान छात्र को एक बार ही छात्रवृत्ति दिया जाएगा, अर्थात 1 साल के लिए एक ही बार उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही साल में एक बच्चे को 2 बार स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एक बच्चे को 1 साल में एक बार ही स्कॉलरशिप मिलेगा। विज्ञापन से पूर्व अगर कोई छात्र ऑफलाइन या फिर विज्ञापन के बाद निकलने के बाद अगर कोई ऑफलाइन के माध्यम से भेजता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। और आखिर में 21 नंबर में यही कहा गया है कि जो भी है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं वो सारे चीज संस्थान में ही उपलब्ध होता है और सारे चीज सुरक्षित रहती है
और आखिर में संस्थान का नियम जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये था अब हमारा वीडियो कि गाइडलाइन के ऊपर हम लाए थे कि बहुत लोग इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए इसको लेकर। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक से समझ गए होंगे। अभी हम आगे देखेंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो रहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।